हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज। इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में देखा था एंड जो लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में विजिट करके लास्ट की जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हो। एक्चुअल में हम लोग पूरे वीक के अंदर 30 क्वेश्चन की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हर वीक में। अगर किसी वीक में कुछ क्वेश्चन की सीरीज रह जाती है तो याद रखिए आपके 30 क्वेश्चन की ही सीरीज कंटिन्यू में करूंगा, भले वो नेक्स्ट वीक में चलेगी। ठीक है, हमने पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज कर रखा है कि हम ये नहीं करते हैं कि हम 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम ये करते हैं कि 25 से 30 मिनट के अंदर की चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं विदाउट लॉस एनी 1 सेकेंड। सो प्लीज, अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड याद रखिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे 700 से ज्यादा स्टूडेंट ने अपने आप को केबीएस पीआरटी के कोर्स में अपने आप को एनरोल करा लिया है आफ्टर डेमो क्लास वाचिंग। डेमो क्लास को देखने के बाद उन लोगों ने अपने आप को एनरोल करा लिया है। आप लोग जैसे ही कोर्स को जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करोगे आपको डेमो क्लासेस वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और आई होप आप सब लोगों की तैयारी, जो लोग हमारे पास पहले से हैं उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, उन्हें चीजों को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, बिकॉज हम लोग जो है टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर लिया करते हैं। एंड साथ में मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराता हूँ उसका पूरा पोस्टमार्टम सीरीज कराता हूँ, क्योंकि भैया अगर आप एक अक्षर पढ़ो लेकिन उस अक्षर की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरा ये नहीं मानना है कि मैंने 100 क्वेश्चन आपको करा दिया और आपका 100 क्वेश्चन रेडी हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया सर 100 क्वेश्चन आ गया, लेकिन आपने वो 100 क्वेश्चन रट लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि रटी रटाई चीजें साइंस के अंदर आप काम ही नहीं चला सकते हो। साइंस नाम है इसका, इसका नाम साइंस है। रटी रटाई चीजें इसमें काम ही नहीं आ सकती हैं। सो प्लीज, जो सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप 2 अक्षर सीखिए लेकिन रोज सीखिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं, स्टार्ट करते हैं सेशन को। लिखा गया F इज इक्वल्स टू एम ए, दिस इक्वेशन इज रिफर्ड टू एज न्यूटन्स विच लॉ, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ। ठीक है, आपको बताना है कि F इज इक्वल्स टू एम में जो इक्वेशन है वो न्यूटन के किस लॉ को रिफर करता है। तो बहुत इजी एग्जांपल है, इस जो F इज इक्वल्स टू एम ए है ये न्यूटन के सेकंड लॉ को रिफर करता है। आप सबको पता होगा न्यूटन के सेकंड लॉ को रिफर करता है। बट माय क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज द न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम क्या है। पहला नियम न्यूटन का क्या है, न्यूटन का थर्ड रूल क्या है, एंड न्यूटन का फोर्थ रूल होता नहीं है। याद रखना इस चीज को, न्यूटन का कोई फोर्थ रूल नहीं होता है। तो पहला तो लास्ट वाला ऑप्शन अपने आप कैंसिल है, क्योंकि फोर्थ रूल होता ही नहीं। 4 नियम बताए नहीं गए हैं, केवल 3 नियम बताया गया। चलो, तो सेकंड लॉ तो आपको पता चल गया। फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ जो होता है इसे लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं। लॉ ऑफ इनर्सिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि अगर कोई बॉडी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन और इट्स इन मोशन, ठीक है, अगर ये क्या हो, रेस्ट पोजीशन में हो या ये मोशन में हो, तो वो तब तक उसी पोजीशन को कैरी करती है, तब तक उसी पोजीशन को कैरी करती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। एग्जांपल ध्यान समझेगा, जैसे मान लो आप लोग कि एक बस है, बहुत अच्छा बनाता हूं मैं, आप लोगों को पता भी होगा, जो लोग हमसे पेड कोर्स के अंदर पढ़े होंगे वो भी जानते होंगे बहुत अच्छा हम बनाते हैं। मान लो ये बस है और ये बस ऐसे रेस्ट पोजीशन पे है। ये किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये ऐसे ही रहेगी। और अगर मान लो एक बस है वो चल रही है, ये छोटी सी बस मैंने बना दी, तो ये क्या हो रही है, ये ऐसे मूव कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, तो ये चलती ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना किया जाए। जैसे अगर ये रेस्ट में है तो इसी पोजीशन को ये पकड़ी रहेगी। क्यों, क्योंकि अगर भाई अब अगर 2-3 लोग आके इसको धक्का देने लगे, सपोज करो 2-3 लोग आ गए और इसको क्या करने लगे, धक्का देने लगे, तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ देगी। ठीक है, और अगर ये चल रही है, ठीक है, तो ये रुकेगी तभी जब इस पे हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक बल लगता है, जिसे आप लोग जानते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं उसे, याद रखिए हिंदी में हम इसे कहते हैं घर्षण बल। अब आप कहोगे सर, जैसे रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई बस चल रही है तो चलती रहेगी और अगर कोई बस रुकी हुई है तो रुकी रहेगी। ठीक है, तो आप कहोगे सर फिर बस में तेल डालने की जरूरत क्या है, एक बार धक्का दे दो चलती रहे। बिल्कुल सही बात आपने कहा, तेल इसीलिए लगता है क्योंकि हमारे रोड के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है।
अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है? फ्रिक्शन फोर्स लगता है। आपको मैं बताऊं कि आप लोग देखे होंगे कि जो ग्लाइडिंग करते हैं आइस के ऊपर, जो आइस के ऊपर ग्लाइडिंग करते हैं, उन्हें कोई भी तेल की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वहां पे घर्षण होता ही नहीं है, वो सीधा ऐसे ग्लाइड करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो वहां पे घर्षण नहीं होता है, इसी वजह से वहां पे कोई भी तेल का, कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उस चीज को आगे बढ़ने के लिए। तो याद रखिए, जब भी कोई भी बस जिस भी पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्सिया। इसलिए मैंने आपको बताया कि पहला नियम जो है वो किसके नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया की जो यूनिट होती है, इनर्सिया की जो यूनिट होती है वो मास की यूनिट होती है, वो मास की ही यूनिट होती है, और मास की जो यूनिट होती है वो होती है केजी। सो आप कह सकते हो कि इनर्सिया का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी होती है। एंड इनर्सिया इज डिपेंड ऑन मास। याद रखिए इस कंडीशन की चीज को, इनर्सिया इज ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि इनर्सिया जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थर्ड लॉ। व्हाट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ? न्यूटन का जो तीसरा नियम है उसे एक्शन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए किसके नाम से जानते हैं? एक्शन रिएक्शन लॉ। एक्शन रिएक्शन लॉ। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल बताता हूं आप लोगों को, कि अगर कोई बंदा है वो अपने पापा से थप्पड़ खा गया तो वो गुस्सा हो जाएगा, है ना, वो गुस्सा हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। याद रखिए, इसे नहीं बोलते हैं। एक चीज बताता हूं मैं आपको, मान लीजिए एक नाव है, ठीक है, और इस पे से एक आदमी जो है वो उतर रहा है, ठीक है। तो इस नाव पर से जब आदमी उतरेगा तो इस नाव को पीछे की तरफ ढकेलेगा और नाव इसे क्या करेगी? आगे की तरफ ढकेलेगी। इस पोजीशन को याद रखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, थर्ड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोनों फोर्स अप्लाई हो रहे हैं F1 एंड F2, ठीक है, नाव के द्वारा जो फोर्स है वो F2 है, आदमी के द्वारा फोर्स जो है वो F1 है। ये दोनों का जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो दोनों फोर्स अप्लाई होते हैं, ठीक है, वो दोनों का जो डायरेक्शन है, बोथ फोर्स इज ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन। किसमें होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। क्लियर हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो थर्ड लॉ नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो एक्शन रिएक्शन लॉ, न्यूटन ने कहा कि अगर आप किसी भी वस्तु पे आप फोर्स लगाते हो, बल लगाते हो, तो वो वस्तु आपके ऊपर भी उतना ही बल लगाती है। तो अब आप कहोगे कि सर, जब हम दरवाजा खोलते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये दरवाजा है और इसको हमने खोलने की कोशिश की है, ठीक है, ये दरवाजा है और इसको हमने खोलने की कोशिश की है, तो हम तो इसको पीछे की तरफ ढकेलें, ठीक है। तो आप कहोगे सर, फिर दरवाजा हमें आगे की तरफ क्यों नहीं ढकेल रहा होता है? ढकेलता है, लेकिन जो दरवाजे का फोर्स होता है, ठीक है, जो दरवाजे का फोर्स होता है, जैसे F1 हो गया, दरवाजे का फोर्स, आपका फोर्स हो गया F2, तो दरवाजे का जो फोर्स होता है वो जब आपके फोर्स के रिस्पेक्ट में कम हो जाता है तब दरवाजा खुलता है। दरवाजे का जो फोर्स होता है वो जब आपके फोर्स के रिस्पेक्ट में जब कम हो जाता है, जैसे ऐसे समझो, एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल है जो रखा हुआ है, ठीक है। अब इस टेबल को एक बच्चा जो है वो पुश कर रहा है इसको, ठीक है, इसको पुश कर रहा है। अब ये टेबल तब तक नहीं सरकेगा जब तक इस बच्चे के द्वारा जो फोर्स लगाया गया F1 और इस टेबल के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है F2, ठीक है, बच्चे के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, जब F2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जब F2 क्या होगा, लेस हो जाएगा F1 से, यानी F1 ग्रेट हो जाएगा F2 से, उस कंडीशन में ये टेबल इस डायरेक्शन में सरकना शुरू होगा। और अगर F2 यानी कि जो टेबल का फोर्स है, ध्यान से समझिएगा, मैं जो चीजें बता रहा हूं केवल देखने से नहीं समझ में आएगा, दिमाग खोल के बैठोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। खोल के बैठने का मतलब ये नहीं कि हाथ में ले ले, एफ समझिए बस ध्यान से। F2 जो है अगर वो कम हो जाएगा तभी टेबल सरकेगा, और अगर F2 ज्यादा होगा, मान लीजिए अब टेबल के ऊपर आपने पत्थर रख दिया, ठीक है, टेबल के ऊपर आपने क्या रख दिया? एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, तो अब ये पत्थर की वजह से इस टेबल का जो वेट है वो ज्यादा हो गया। सो अब जो बच्चा फोर्स लगा रहा है
और उसी के अपोजिट डायरेक्शन में F2 का फोर्स लग रहा है, तो F2 अगर मैक्सिमम हो जाएगा, देखो इस कंडीशन में टेबल सरकेगा, टेबल क्या होगा, सरकेगा, ठीक है, यानी आगे जाएगा। और अगर F2 जो हो गया वो मैक्सिमम हो गया और F1 कम हो गया, तो उस कंडीशन में टेबल नहीं सरकेगा, ठीक है। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर वो उस टेबल को पुश करें तो वो नहीं ढकेल सकते हैं, क्योंकि उनका जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम नहीं हो सकता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्शन रिएक्शन लॉ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके जो डायरेक्शन होते हैं फोर्स के, वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो आई होप आपको एक्शन रिएक्शन लॉ जो है वो काफी क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो वस्तु होती है उसका जो द्रव्यमान होता है, वो उसकी इनर्शिया को डिपेंड करता है या बताता है, ठीक है ना। इनर्शिया, इट्स इनर्शिया स्टेट लॉ इज न्यूटन्स। तो ये जो नियम है कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान इसकी जड़ता की मात्रात्मक माप है, यह नियम किसके द्वारा, देखो हिंदी का ट्रांसलेशन देखो क्या लिखा गया, नियम की जगह कानून आ गया, ठीक है। तो ये जो नियम है वो किस रूल को फॉलो करता है, तो अभी मैंने आपको बताया लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा रूल है, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, क्या रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू, जो टाइम रेट होता है किसी भी बॉडी के मोमेंटम का, वो किसके इक्वल होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हम पहले बात करें अगर मोमेंटम की, तो P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, या डेल्टा वी आप लिख सकते हैं, यानी कि वेग का परिवर्तन या वेग जो होता है उसे ही हम बोलते हैं P, m इंटू वी। अब अगर इसका टाइम रेट आप निकालोगे तो m इंटू वी अपान टी, m इंटू वी अपान टी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, m इंटू वी अपान टी जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग देखिए कि जो v अपान टी जो होगा, ठीक है, चूंकि डेल्टा v यानी कि डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एंड अपान टी यानी कि एक कांस्टेंट टाइम की बात किया जा रहा है, उतने टाइम पे जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आ रहा है, इस चीज को डेल्टा v अपान टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस यू अपान टी। वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है। अब ये हो गया ma के बराबर, और ये जो ma होगा वो क्या हो जाएगा, f के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको साफ समझ में आ गया कि अगर किसी भी मोमेंटम के टाइम रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फोर्स के इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स जो होगा उसके इक्वल होगा। सो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए यहां पे दो चीजें दी गई हैं, गति और वेग। मैं इसलिए आपसे बार बार बताता हूं कि आप जब भी एग्जाम में बैठो, आप इंग्लिश के पेपर पे जरूर एक बार नजर डालिएगा क्वेश्चन के ऊपर। भले ही आपको हिंदी समझ में ज्यादा आती हो, लेकिन फिर भी स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार जरूर इंग्लिश के पेपर के, यानी इंग्लिश वाले साइड पे जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। क्लियर हो गया। जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों फिक्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब स्पीड जो होता है ये कैसी क्वांटिटी है, ये है स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी होती है वो भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के अंदर यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। To the next question, every action has an equal and opposite reaction is Newton's। तो हर क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है
देखिए आज तो न्यूटन का पूरा पोस्टमार्टम ही हो गया है ना, कि कौन सा नियम न्यूटन का है, कौन सा नियम नहीं है, किस नियम को किस नाम से जानते हैं, किस नियम को किस नाम से नहीं जानते हैं, ये सब हमने आज पोस्टमार्टम ही कर लिया है। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि यह न्यूटन का कौन सा नियम है। बिल्कुल सही है कि आप लोगों का, कुछ लोगों का आंसर भी आ रहा है। चलिए मूव करते हैं। सो इसे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। कुछ और एग्जांपल्स बताता हूं इससे रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर याद रखो, गन जो बंदूक होती है उसकी जब गोली निकलती है तो बंदूक पीछे जाती है, ठीक है ना। तो वो होता है कि गोली आगे डायरेक्शन में निकल रही है, बंदूक पीछे डायरेक्शन में जा रही है। सो इसे भी बोलते हैं, इसी रूल के एग्जाम्पल के अंतर्गत ये गन जो होती है वो भी आती है, ठीक है। मैंने आपको बताया नाव पे कोई बल लगा रहा होता है, उस केस में भी मैंने आपको बताया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस करके बताया, ठीक है। उसके बाद अब यहीं से आपका एक और पैदा होता है, वो पैदा होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या पैदा होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब कोई भी चीज कोलिजन नहीं होती है, या कोलिजन के पहले का जो मोमेंटम है एंड आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम है, वो दोनों इक्वल ही होते हैं। जैसे अगर कोई भी दो बॉडी है जो m1 एंड m2 है, ध्यान से समझिएगा इस चीज को भी, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। m1 और m2 जो है वो क्या कर रहा है? m1 जो है वो u1 स्पीड से आगे बढ़ रहा है और m2 जो है वो u2 स्पीड से आगे बढ़ रही है। क्लियर हो गया? क्लियर है। अब ये क्या हो गया कि एक पॉइंट पे कोलिजन हो गया है, ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे से लड़ जा रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है? इस पॉइंट पे इनका कोलिजन हो गया, ठीक है, जिसमें m1 का फोर्स इधर लगा है, m2 का फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। दो डायरेक्शन में इनका फोर्स लग रहा है। अब देखिए कोलिजन के बाद क्या होता है कि जो m1 है वो v1 स्पीड से आगे बढ़ने लगा है, और जो m2 है वो v2 स्पीड से आगे बढ़ने लगी, ठीक है। तो यहीं से आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो रूल पैदा होता है वो ये पैदा होता है, m1u1 प्लस m2u2, यानी कि कोलिजन के पहले की जो संवेग है वो, और बराबर होगा m1v1 प्लस m2v2, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां से पैदा होता है। जैसे एक बंदूक से गोली निकलती है, गोली आगे गई, किसी चीज में धंसी, तो उसे ही वहां से भी हम कई सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल के भी मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 30 नंबर का आपका 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम कितना होता है, आपको ये बताना है। जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आइसोलेटेड सिस्टम। सबसे पहले हमें आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ना होगा, ये क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम। रिमेंबर इट, ऐसा सिस्टम या ऐसा बॉडी जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट ना करे, तो उस सिस्टम को या उस बॉडी को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है जिसपे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, देन उसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उसका टोटल मोमेंटम है, अब देखो मोमेंटम ऑलवेज डिपेंड ऑन m इंटू वी, ठीक है। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वी। अगर v को हम इंक्रीज करेंगे देन हमारा जो मोमेंटम होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम, मान लो कि एक कार है, देखो आइसोलेटेड का मतलब समझेगा, एक कार है जो चल रही है तो चल रही है, मान लो ये स्पीड चल रही है 20 किलोमीटर पर आवर की, तो इसी स्पीड में ये चलती जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये इसी स्पीड में चलती जा रही है, इसका मतलब है इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता तो मे बी इसकी स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो मतलब स्पीड में चेंज आता, ठीक है। बट कंडीशन क्या है कि चूंकि आइसोलेटेड का मतलब होता है कि
कि वो जिस पोजीशन में है उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? तो इस कंडीशन में जो मोमेंटम होगा वो भी तो चेंज नहीं होगा, तो हो क्या जाएगा, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, मैंने आपको समझा दिया कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, जहां पे हमने पढ़ा है ये, अगर हम इस टी का यहां पे मल्टीप्लाई करा दें, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी, एंड इट इज कॉल्ड ये जो इक्वल होता है, ये जो इट इज कॉल्ड जो हो जाएगा एफ इंटू टी, इसे हम बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्यों हो गया v1 माइनस v2? रिमेंबर इट, ये जो डेल्टा v है इसी को तो v1 माइनस v2 लिख सकते हैं हम लोग। भाई डेल्टा v को हम क्या लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 लिख सकते हैं। और इसी को जो चेंज इन मोमेंटम होता है, ठीक है, या f इंटू टी होता है, इसी को इंपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल सा आवेग भी कह सकते हैं। इस कंडीशन को थोड़ा सा आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, अभी वहां पे हमने पढ़ा तो हमें याद आ गया। ठीक है, जो कि हमारे 25वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज, तो यहाँ पे एक ऑप्शन था इंपल्स का, उसको यहां से आप डिफाइन कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए, तो इस तरह से हमारा जो 30 क्वेश्चन होता है वो आपको मैंने समझा दिया अच्छे से, आई होप समझ में भी आया होगा। और याद रखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहां से स्टार्टिंग करेंगे। सो इस क्वेश्चन को आपको मुझे लगा के टेलीग्राम के ऊपर सेंड करना है कि आपने सही लगाया है या गलत लगाया, और फिर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीक के अंदर लेके आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, और आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए हमारा जो जोरावर क्लासेस का ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड याद रखिए 700 प्लस स्टूडेंट ने ऑलरेडी अपने आप को इनरोल कर लिया है, वो 300 प्लस वीडियोज को देख रहे हैं। जब उनकी नोटिफिकेशन आ जाएगी देन वो क्विज़ेस को लगाएंगे। एंड अगर आप उस समय जब नोटिफिकेशन आएगी तब ये 700 लोग केवल क्वेश्चन कर रहे होंगे, और अगर आप नोटिफिकेशन के टाइम पे केवल कोर्स को लेंगे तो भी कोर्स 1 जुलाई से आपका 3999 में हो जाने वाला है। सो इसलिए आई विल रिकमेंड जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करा लीजिए। डेमो क्लासेस अवेलेबल है ऐप के ऊपर, आप वहां पे जाके ले लीजिए। ठीक है, डेमो क्लासेस, और जल्दी से इनरोल करा लीजिए, जल्दी से ये वीडियोज खत्म कर लीजिए, जिससे आप भी इनके साथ नोटिफिकेशन के टाइम पे क्वेश्चन आंसर को लगा सकें। क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन के टाइम पे वीडियोज पढ़ेंगे देन आप क्वेश्चन आंसर कब लगाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन आंसर लगाएंगे नहीं तो आप पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सो इसलिए आई विल रिकमेंड जल्दी से जल्दी अपने आप को इनरोल करा लीजिए। अभी उसकी प्राइस केवल 2999 है, तो जल्दी से वहां पे जाके इनरोल करा लीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस तरह के क्वेश्चन आंसर के साथ। थैंक यू।